अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं महक असलम। मैं हूं शाहजेब अहमद। आज बात होगी पाकिस्तान में नए सूबों की तश्कील की। एक बार फिर कौमी मुबाहिसे का मरकजी मौजू ये बन चुकी है। पंजाब, सिंध और दीगर सूबों को मजीद इंतजामी हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ ने मुल्क के बड़े सियासी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और अवामी हलकों में शदीद बहस छिड़ दी है। कई सियासी रहनुमा इस अमल को मुस्बत करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ रहनुमा इस अमल को हसास भी करार देते हुए ये कहते हैं कि ये तब्दीली सिर्फ इंतजामी नहीं बल्कि सियासी, आईनी और मुआशरती असरात भी रखती है। इसलिए नए सूबे बनाने के अमल को कौमी इत्तफाक़ी राय के बगैर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ यह भी है कि नए सूबे अवाम तक सहूलियात की फौरी रसाई को मुमकिन बनाएंगे, जबकि नाकदीन ये कहते हैं कि नए सूबों के क़याम से वसाइल की असर-ए-नौ तकसीम से संगीन चैलेंजेस भी पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, अब आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि आया ये जो नए सूबों की तकसीम की बात हो रही है, पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है और क्या ये कदम वाकई इस्लाहात, बेहतर नुमाइंदगी, मजबूत गवर्नेंस, जिसकी हमेशा बात होती है कि जी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, तो क्या बेहतर गवर्नेंस ये कदम हमें दे पाएगा या फिर ये सिर्फ बातें हैं या फिर सोच है। इसी पर आज बात करने के लिए सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसके अलावा सरबराह पिलडाट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब इस पूरी गुफ्तगू में हमारा साथ देंगे। तमाम तर गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि अवामी राय सूबों की तकसीम के हवाले से क्या है, अवाम इस हवाले से क्या कहती है, कि आया वो इसके हक में है या फिर वो डिसएग्री करती है। तो जरा देखिए। थेरेटिकली अगर हम बात करें तो सूबे होने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे साउथ पंजाब के इलाके हैं, बावलपुर के इलाके हैं, हिंद को स्पीकिंग इलाके हैं, अगर वो उनका बहुत पुराना एक डिमांड है, पहले इनको तो आप सूबे बनाएं। अगर सूबे बनने चाहिए तो फिर पूरे मुल्क में बनने चाहिए। तमाम सूबों का ख्याल रखते हुए नए सूबों का क्या मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। नए सूबों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जो सूबे हमारे पास है उसमें तरक्की के काम लाजमी होने चाहिए। नए सूबे ज़रूरी हैं, पूरे पाकिस्तान में ज़रूरी है, क्योंकि जब पाकिस्तान या किसी भी खित्ते की किसी भी मुल्क की आबादी बढ़ती है तो उसको प्रोविंशियल वाइज जो है वो डिवाइड किया जाता है। नए सूबे बनने से ये फ़ायदा होगा कि जो मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मौका मिलेगा। इंतज़ामी मामलात के हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो बेहतरी आएगी। नए सूबे बनने से जो है वो मसाइल भी कम होंगे। हर बंदा इतना मतलब अफोर्डिंग नहीं होता कि वो दूर दराज ट्रैवल करे, तो जैसे मुल्तान और जनूबी पंजाब को देखते हुए एक सूबा रिक्वायर्ड है। सूबे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही महकमे शफाफ काम करेंगे। नए सूबे बनने की वजह से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म्स बिल्ड होंगे। फैसलाबाद का कोई एक बंदा है, वो लाहौर जाता है, उसका वक्त ज़ाया भी होता है, टाइम भी होता है, उधर जाकर खजल ख्वार होता है। इसलिए सूबे होने चाहिए ताकि जो भी कोई मसला अपने सूबे में हल हो, आवाम का पैसा बचे और टाइम भी बचे। हर चीज़ का एक प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, ठीक है। मेरे मुताबिक सूबे अगर बनाने हैं तो इंतज़ामी बुनियादों पर बनाएं। नए सूबे बनेंगे तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। अब भी मैं देखता हूँ कि लिया से लोग जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में आ रहे हैं और पंजाब में आ रहे हैं। ये बड़ी दुख वाली बात है। आज भी हमारा जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध लोग जो हैं ना वो बुनियादी सहूलियात से आज भी महरूम हैं। ऑब्वियसली जब नए सूबे बनेंगे तो आपके जितने भी गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनकी एलोकेशन बेहतर तरीके से हो सकेगी, और जो लोग भी नए सूबे को लीड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो उन नए लोगों को मौका मिलेगा। पाकिस्तान से ज़्यादा छोटे ममालिक जितने भी हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा प्रोविंसेस बनाए हुए। जितने नए सूबे होंगे इतने ही वसाइल जो है उसमें से हल होंगे। उनके लिए लोगों के लिए मौके मिलेंगे, नौकरी के मौके मिलेंगे और आसानी से लोगों के लिए सहूलियात भी फराहम होंगी। जितने सूबे ज़्यादा होंगे ना उतना सियासी जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं ना अपने सियासी लोगों की नुमाइंदगी बड़े आसानी तरीके से कर पाएंगे। आप मल्टीपल प्रोविंसेस बनाएंगे तो एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा ये कि जो जॉब की फैसिलिटीज़ हैं वो आ जाएंगी। गवादर से अगर एक बंदा कोयटा आ रहा है तो तकरीबन ये 800 किलोमीटर वो आएगा। वहाँ पे भी अगर एक सूबा बनेगा तो फिर वो गवादर के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं तो वो अपनी इंतज़ामी उमूर अपने सूबे में हल करवा लेंगे। जब सूबा का डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तो उसके जितने काम है वो हो जाएंगे, फिर उस की वजह से रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। पहले इन सूबों को तो कामयाब करें, पहले इनकी गुर्बत तो ख़त्म करें, लोगों को बेरोज़गारी से तो निकालें। हम लोगों को बेरोज़गारी से अभी तक नहीं निकाले और नए सूबों की तरफ जा रहे हैं। तो
तो आवाम की राय आपने सुनी। कोई बात कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, कोई बात ये कर रहा है कि जो पहले से मौजूद सूबे हैं पहले उनको तो ठीक कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसी ने ये बात की कि जो सेहत है, तालीम है, फिर इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं रोज़गार की, वो मौके बढ़ेंगे, हमें फ़ायदा होगा। जब हम ये बात करते हैं कि पंजाब में अगर किसी को रहीम बिया खान से लाहौर आने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कितना इसके लिए परेशान होता है। तो क्या वाकई सहूलियात मिल सकेंगी अगर नए सूबे बनाए जाते हैं? इसी पर हम बात करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये तजवीज़ अब एक कौमी सतह पर ज़ेर बहस है और सवाल फिर यही है कि हुकूमत अगर सियासी इत्तफाक राय पैदा कर लेती है तो क्या फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि सूबे बनाए जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक नए सूबों का ताल्लुक़ है, नए सूबों के बनने का तरीक़ाकार जो है वो आईन पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक मुश्किल तरीक़ाकार है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने का जो एक डिमांड थी वो सबसे पहले मैंने ही रेज़ की थी 2008 में। उसके ऊपर हमने 3-4 साल काम भी किया और उसके नतीजे में आईन पाकिस्तान के मुताबिक 9 मई 2012 को पंजाब असम्बली से यूनानिमस से मुराद एक वोट भी उसके ख़िलाफ़ नहीं था। पीपल्स पार्टी, PMLN और जितनी भी पार्टीज़ थीं, रिलीजियस पार्टी, सब ने वोट दिया कि पंजाब के अंदर बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबों को, बहावलपुर को बहाल किया जाए और जनूबी पंजाब सूबे को बनाया जाए और उसके लिए जो ज़रूरी इक़दामात है वो उठाए जाएं। आप याद करें कि उस वक़्त 18वीं तरमीम हो चुकी थी। 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबाई असम्बली ये रेजोल्यूशन पास करती है तो इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी था नेशनल असम्बली के ऊपर कि वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती और सब ने अग्री भी किया। वही पार्टियाँ वहाँ थी, वही वहाँ थी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि इसके अंदर सियासी एक, जिसे कहते हैं ना, सियासी जोड़ तोड़ का अमल शुरू कर दिया उन कुव्वतों ने जो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में नए सूबे बने। और फिर अगले इलेक्शंस जब आए, उन इलेक्शंस के बाद उन्होंने फिर इस चीज़ को पसे पुश डाल के पूरा एक सियासी, जिसे कहते हैं ना कि डिसऑनेस्टी के ज़रिए उन्होंने इस सारे प्रोसेस को रोक दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सूबे बनना और इसके ऊपर जो दलाइल थे वो उस वक़्त हमने दिए, उसी वक़्त तो शुरू किए थे कि भाई इंडिया में इतने से इतने बन गए, पाकिस्तान में ये है। इस वक़्त सूबों के अंदर जो वसाइल की तकसीम के इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे बहुत डिटेल में डिस्कस हुए, जभी तो पूरे खित्ते के अवाम खड़े हो गए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट, सिंध के नेशनलिस्ट, KPK में हज़ारा में वैसी एक तहरीक चली, उसने भी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबे बनना एक ज़रूरत है, लेकिन सूबे बनने का तरीक़ाकार जो है ये नहीं कि किसी ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के कोई मतलब ताले आज़मा के लाइनें लगा। दुरानी साहब, पूरी प्लानिंग होनी ज़रूरी है ना, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसमें सूबे बन रहे हैं, 4 सूबों के बाद बाकी सूबे बन रहे हैं, तो फिर वो सूबे ऐसे होने चाहिए कि किसी को शिकायत ना हो। बिलाल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है कि पंजाब की तकसीम हो जाए, तकसीम इन अ सेंस के मज़ीद सूबे निकले, पंजाब से, सिंध से निकले, KP से निकले, बलूचिस्तान से निकले? कितनी बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, कितना बड़ा चैलेंज ये लग रहा है? बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब ने जो भावलपुर सूबे और साउथ पंजाब सूबे की बात की है वो बिल्कुल होल हार्टेडली मैं भी सपोर्ट करता हूँ। और वो ठीक है बात कि वो पंजाब में जो सबसे मुश्किल काम था 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना, वो 2/3 मेजॉरिटी 2012 में दुरानी साहब और उनके साथियों की कोशिशों से और दोनों पार्टियों के इत्तेफाक से फिर वो मुमकिन हो सकी, लेकिन नेशनल लेवल पे आगे नहीं बढ़ी बात। मेरे ख्याल में अब 13 साल गुजर गए हैं तो हालात में कुछ तब्दीली आई है। अब अगर सच्ची बात पूछें तो मुझे आपके इंट्रो में दिए हुए इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है कि सूबे होने चाहिए। लेकिन हर पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ तो है ना, हर पार्टी अपनी अपनी राय तो दे रही है। जी हाँ, वो राय जब आप उनसे पूछेंगे तो राय दे देंगे, लेकिन इस वक्त कोई एजिटेशन नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है जैसे कि 2012 में था, वो सूरत हाल नहीं है।
उसकी एक वजह है कि इस वक्त हमारे पास और चंद बड़े बड़े मसाइल हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। इस वक्त मियां आमिर महमूद साहब ने एक बहुत अच्छा पेपर बनाया था और उसके ज़रिए से उन्होंने डिस्कशन का आगाज़ किया। अब वो कई यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं, कई दूसरे फोरम्स में जा रहे हैं, मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। अहमद बिलाल साहब, क्योंकि इसमें जिक्र बेहतर गवर्नेंस का हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी का हो रहा है, तो आपको लगता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इन मसाइल को भी हल किया जा सकता है फिर? अच्छा, अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ताल्लुक कोई नहीं है इन प्रोविंसेस की डिमांड से। अच्छा, अगर आपने ये करना है तो उसके लिए तो बेहतरीन तरीका आपके पास लोकल गवर्नमेंट बनाने का है। लोकल गवर्नमेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनके बारे में कवानीन मौजूद हैं, उनके ना आप इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन हो जाए तो उनको पावर्स नहीं देते हैं। और आप कितने सूबे बना लेंगे? 12 बना लेंगे, 32 बना लेंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स तो कोई तकरीबन 2000 के करीब हैं पूरे मुल्क। इख्तियारात उस लेवल पे मेरे ख्याल में नीचे जाने चाहिए। बिल्कुल, मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि अहमद बिलाल साहब बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, फिर उसी को ही बेहतर बनाया जाए, उस निज़ाम को, और उससे ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। फिर आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया था। सर, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को फंड्स तो मिले लेकिन अवाम को सहूलियात नहीं मिली, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, बात तो ये है कि एक चीज़ होती है जो ड्राइंग बोर्ड में होती है। बिलाल साहब ने जो बातें कही उनमें बड़ा वज़न है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बल्दियाती इदारों के बग़ैर कोई भी जमहूरियत होती ही नहीं है। लेकिन ये भी तो देखें ना कि 76 साल से इसी तरह चला आ रहा है और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मुझे आप बताएं कि एक दफ़ा मुशर्रफ साहब ने करवाए, किसी हद तक ज़ियाद साहब ने करवाए, और उनके जाने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। कहाँ गए बल्दियाती इदारे? और किसने बनाए बल्दियाती इदारे? बल्दियाती इदारे जब सूबों के तहत चले जाते हैं, जब सूबों के कवानीन के ताबे आ जाते हैं, बल्दियाती इदारों के इंतखाबात जब सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात के बाद होते हैं, तो वो तो पुलिस और SHO के मरहून मिन्नत होते हैं और उनके सारे अख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास होते हैं। तो लिहाजा इस बात के ऊपर मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बुनियादी नुक्ता है कि जनाब आप बल्दियाती इदारे बनाएं, उससे हकीकी डेवोल्यूशन होगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो दूसरे की नफ़ी नहीं होती। सूबों का जहाँ तक इस वक्त, जब पाकिस्तान बना था 1954 का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि मुत्तफ़िका ईस्ट पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें उठा के देख लें कि कितने सूबे थे। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के 6 सूबे थे, जिसमें पंजाब, NWFP, बहावलपुर, खैरपुर, कराची और बलूचिस्तान। ये मतलब ये तमाम सूबे जो थे ये उस वक्त के आइन के अंदर थे। अब ये है कि आज आप देखें कि आप पिछले कोई 20-15 साल से पंजाब का 70% बजट जो है वो सिर्फ लाहौर में लगता है। आपने पूरे मुल्क को 4 शहरों का 5 शहरों का मुल्क बना दिए और सारे वसाइल वहीं चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इस्तेदलाल तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाकी जहाँ तक सवाल है पब्लिक, बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पब्लिक कैंपेन नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं जिस दिन कहेंगे, जिस इलाके में कहेंगे मैं पब्लिक कैंपेन, मैं खैरपुर में आपको पब्लिक कैंपेन, हमने वैसे अवामी राय भी शामिल की थी। दुरानी साहब, आपने कहा ना कि पंजाब का जो बजट है वो फिर एक तरफ हो जाता है, और ये कहा भी गया है कि दुनिया के 180 ममालिक एक तरफ और पंजाब, पूरा पंजाब एक तरफ। इतना बड़ा सूबा माशाल्लाह हमारा। इस वक्त हमें तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जुल्फ़िकार अली बदर साहब। जुल्फ़िकार साहब, बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताएं कि इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रख रही है जो सूबों की नए सूबे बनने की बात हो रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी मौक़िफ़ हमने सुना था। बताएगा ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हवाले से बात कर चुके हुए हैं और उन्होंने कहा कि अगर आपने सूबे बनाने हैं, सबसे पहले जो करारदाद पंजाब असम्बली से पास हुई है, सेनेट से पास हुई है, उसके ऊपर आप जो है अमल दरामद करवाएं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएं। साउथ पंजाब का जो जनूबी पंजाब का सूबा है उसको बनाएं। तो इसके ऊपर फिर फर्दर जो चीज़ें मैकेनिज्म तैयार होगा, जो कंसेंसस बिल्ड करेंगे, सारी
इसकी फॉर्मेलिटीज तय होंगी, तो उससे फिर जाके पता चलेगा कि ये तजर्बा कामयाब रहता है या नहीं रहता है या क्या चीज होती है। तो पंजाब के अंदर जो चीज तैयार है, जो करारदाद पास है, लेकिन जुल्फिकार साहब, implementation में पीपल्स जाना पार्टी चाहिए। इत्तेफाक करती है कि इस पर सिंध की बात भी होगी इसके बाद, अगर आप पंजाब की बात कर रहे हैं कि फिर तकसीम होनी चाहिए सूबों की। देखिए, असल मामला इसके अंदर एक तो ये चीज है कि एक तो कंसेंसस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और समझती है कि अगर कंसेंसस बिल्ड करके तमाम जमातों को, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल पार्टीज को आप ऑन बोर्ड कर लेते हैं, चाहे वो असेंबली से अंदर है या बाहर है, तो एक जो इत्तफाक़े राय पैदा होगा उसमें तमाम लोगों की गुजारिशात को सुन के एक हिकमत अमली तैयार कर ली जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस टाइम पे जरूरी ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग सूबे हैं, जो 4 सूबे हैं, उनकी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। अभी आप देखें कि अहमद बिलाल साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, दुरानी साहब ने भी बहुत अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये सूबाई हुकूमतों के मतहत हो जाती है। तो इसमें अगर आप सूबे बनाते हैं और इस सूबे के अंदर, जैसे इस मुल्क के अंदर ज़राए वसाइल का और जो सारे वसाइल हैं उसके ऊपर कार्टल्स बने हुए हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर माफियाज बैठे हुए हैं। अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं और तमाम सरमायादार, जागीरदार, जिम्मेदार और प्रॉपर्टी डीलर सारे मिलके एक छोटे छोटे सूबा का कार्टल बना लेते हैं और उसमें बुर्जुमान हो जाते हैं, तो फिर आप क्या हल निकालेंगे? ये तो आपकी जो गवर्नेंस है, जो तजर्बा हम करना चाह रहे हैं या जो छोटे सूबे बनाना चाह रहे हैं, तो वो हमारा कामयाब नहीं हो सकेगा। क्योंकि छोटे सूबों के अंदर आप देखें, आपने किस चीज को मद्देनजर रखना है। अभी आपके पास 30, 40, 50 वजीर है हर सूबे के अंदर, सही है। मुशीर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले एक जगह तजुर्बा कर लिया जाए। तजुर्बे के लिए जनूबी पंजाब इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उस पर इत्तेफाक राय भी हुआ है, तो इसके बाद जो है वो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। बिलाल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जरा अगर हम केपी की बात करें तो केपी असम्बली में सूबा हज़ारा के क़याम की करारदाद जो मंजूर हुई है, उसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि मजीद सूबों के हवाले से भी बात होगी, फिर मजीद सूबे भी केपी में हम देखेंगे। देखिए, हमें फैसला करना चाहिए इस वक्त डिस्कशन से पहले कि हम किस बुनियाद पे सूबे बनाना चाहते हैं। क्या हम शनाख्त की बुनियाद पे सूबे बनाना चाहते हैं? शनाख्त में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जिसमें लैंग्वेज भी आती है, कल्चर भी आता है, दूसरी कंसिडरेशंस भी हैं। अब अगर आप हज़ारा के सूबे की बात करें तो हज़ारे का सूबा जो है, हज़ारा डिवीज़न का सूबा, वो तो लैंग्वेज की बुनियाद पे है, क्योंकि वो पश्तो स्पीकिंग एरिया नहीं है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बाकी मोरलेस वो पश्तो स्पीकिंग एरिया है। तो हज़ारा डिवीज़न या उससे कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़, क्या हम उनको उसकी बुनियाद पे बनाना चाहते हैं? फिर आप अगर ये बात करेंगे तो फिर सराकी स्पीकिंग साउथ पंजाब के लोग कई दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं कि एक सराकी सूबा बनाया जाए। फिर आप ये देखेंगे कि आप बलूचिस्तान के अंदर भी मुतालबा हो चुका है कि इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक पश्तो स्पीकिंग, एक बलोची स्पीकिंग। मैं इनकी हमायत या मुखालफत नहीं कर रहा, तो बुनियाद तय कर। अहमद बिलाल साहब, आपको लगता है कि फिर अगर ऐसा किया जाता है इन तमाम सूबों के अंदर, हम देखें तकसीम की जो तजवीज़ है इस पर अमल किया जाता है, सियासी इत्तफाक़ राय हो भी जाता है, तो आपको लगता है कि फिर आइन के ढांचे को भी तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मैं अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूँ कि ये एक तरीका है, एक बेसिस है नए सूबे क्रिएट करने का। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन इंडिया में जब ये सूबे बने, हम बहुत उसे कोट करते हैं कि बाद में वो 9 से 14 और 14 से 28 हुए। वो मोस्टली आइडेंटिटी के बेस पे सूबे बने, लैंग्वेज के बेस पे सूबे बने। उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब वो मद्रास से आंध्र प्रदेश बना, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज के फसादात शुरू हो, दूसरे सूबों ने भी किए। दूसरी बात यह है कि आप ये चाहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो जाए, फिर लोगों को काम कराने के लिए जाना पड़ता है बहुत दूर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अगर वो बुनियाद है तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी बुनियाद हो सकती है, लेकिन उसके लिए मैंने पहले अर्ज किया कि लोकल गवर्नमेंट आर बेटर सोल्यूशन। ये जो सौदा है नए सूबे बनाने का, ये बहुत महंगा सौदा है। इसमें आपको अगर 32 सूबे बनाएंगे तो 32 गवर्नर लगेंगे, 32 मिनिस्टर लगेंगे, सूबाई असम्बलीज बनेंगी, सेक्रेटेरिएट बनेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको बीट करना अब गवर्नमेंट के वो हिस्से में आएगा।
और ये एक सूबे से नहीं हो सकता। देखिए ना, ये नहीं हो सकता कि आप एक आप असूल का इतलाक करें एक सूबे के ऊपर और बाकी सूबों को कहें कि नहीं वो तो मुकद्दस धरती है, उसको फिर पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल एक सियासी इत्तेफाक राय भी होगा और फिर इस पर बात भी होनी चाहिए। हमारे साथ रहिए, हम यहाँ पर एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इसी मौजू पर बात होगी कि बुनियाद है क्या इसकी। वेलकम बैक। दुरानी साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा। दुरानी साहब, फिर इसमें दो बातें हमें समझ आ रही हैं कि एक बात तो ये है कि जिस तरीके से जो बुनियादी वजह है सूबों की तकसीम की वो क्या है जैसा कि अहमद बिलाल साहब भी कह रहे हैं, क्या वो जो आइडेंटिटी है वो लैंग्वेज है इसकी बेस पर सूबों को तकसीम किया जाए, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ की बात करते हैं तो फिर वो उनकी राय में वो एक बेहतर ऑप्शन है। आपको इस हवाले से क्या लगता है? फिर हम ये भी बात करेंगे आपसे कि क्या वाकई फिर जो आइन का ढांचा है उसमें तब्दीली भी करनी पड़ेगी इसके लिए? देखिए, ये बड़ी बुनियादी सी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो डिस्कशन थी ये सारी की सारी सेटल डाउन हो गई थी 2012 तक। और ये बात तय हो गई थी उस वक़्त की। मैं सारी डिबेट्स आपकी खिदमत में रख सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, अब जब नए सूबे बन रहे हैं तो वो इंतज़ामी बुनियाद पे बन रहे हैं और इंतज़ामी ईज़ के लिए बन रहे हैं और गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए बन रहे हैं। उस पे दो राय हो सकती है जैसे कि दी गई है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो केस है उसमें कई सूबे हैं जिनकी एक की कौमी ज़बानें हैं, लेकिन वो एक मैं अभी उस डिस्कशन में नहीं जाता। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान में ये चीज़ क्लोज हो चुकी है कि यहाँ पे आप जो भी एक हज़ारा वाली ज़बान नहीं बोलता, आधा हज़ारा पश्तो बोलता है, ऊपर का पूरा इलाका उसका पश्तो बोलता है। और हमारा तो कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक ज़बान बोलने वाले हैं। उस तरह तो हर जगह पे हर ज़बान बोलने वाले लोग हैं। और ज़बान का जो एक पुराना था कि जी ज़बान, हाँ, नाम रखने में कोई रंज नहीं है। सिंध की अक्सरियत है तो उसका नाम सिंध है, KPK वाले चाहते हैं कि जी पख्तूनख्वा, क्या फ़र्क पड़ता है नामों से, लेकिन ये कोई रूह नहीं है, जेनेसिस नहीं है। दूसरी बात है कि नए सूबे बनने का तरीकाकार और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तरीकाकार और क्राइटेरिया आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। जितना कितना भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जनाब सूबों को 2/3 सूबे को अपनी तकसीम को 2/3 अक्सरियत से अप्रूव करना पड़ेगा और इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर ये। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई सियासी पार्टी जुर्रत नहीं कर सकती कि अवाम की राय के खिलाफ वो कोई कदम उठाए। वो अवाम को धोखा तो दे सकते हैं, उनकी राय के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। अब मुझे आप एक और फैक्टर है जो कि मैं बल्दियाती के इदारे से कहना चाहूँगा कि NFC अवार्ड में आपने 57% दे दिया सूबों को। ठीक है। जिस वक्त ये 18वीं तरमीम पास हो रही थी, मैं खुद सेनेट में था, मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, मैंने इसको अपोज किया। सिर्फ एक और वजूहात भी थी। एक वजह ये थी कि आप सूबों को 56% तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं उन्हें पाबंद कर रहे कि इसको उसी असूल के मुताबिक ज़िलों और इलाकों में तकसीम करेंगे जिस असूल के तहत मरकज सूबों को दे रहा है। मतलब यह है कि मरकज को आपने 20% उसका शेयर कम किया कि जी सूबों का बढ़े। और अब ये हाल है कि 2010 से लेके आज तक बोरी भर के पूरा NFC अवार्ड चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है और आज तक खरबों रुपए जो हैं वो कोई पता नहीं कि वो कहां तकसीम हुए। लेकिन और उसमें सवाल भी तो फिर दुरानी साहब वहीं पे ही है ना कि फिर अवाम कहां जाए, अवाम को क्या मिला? वो बोरी में जो पैसे हैं वो तो कहीं किसी और की जेबों में चले जाते हैं, लांचों में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, अवाम की जेबें भी खाली हैं, अवाम के सरों पे छत भी नहीं है। बदर साहब की तरफ में आती हूँ, आपका कमेंट बाद में लेती हूँ। बदर साहब कहिएगा, आपने कहा कि जनूबी पंजाब पे ये तजुर्बा करने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, क्योंकि वसाइल अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि शायद इसको बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा। मुझे ये बताएं कि अगर हम सिंध को देखते हैं, ज़मीनी हकाइक को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिंध को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? कितने नए सूबे सिंध से जन्म ले सकते हैं? मैं तो इस तरफ जाना ही नहीं चाहता कि आप सिंध के अंदर 2 सूबे बनाएं या 3 बनाएं। मैं तो इस पॉइंट पे हूँ, ये जो दुरानी साहब ने बात की है, मैं इस पॉइंट को सपोर्ट करूंगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बने हुए स्ट्रक्चर्स, इनको इनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, इनकी पॉलिसीज को इम्प्रूव करें, इनको एम्पावर करें, लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करें। अगर सूबों को NFC जा रहा है, आप बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करें कि फर्दर
आपने लोकल बॉडीज को, हर डिवीजन को, हर डिस्ट्रिक्ट को और तहसील लेवल पे किसको कितना हिस्सा देना है, ये बैठ के तय कर लें। आपको सूबों की जरूरत नहीं। लेकिन बदर साहब, आप यहीं पे अपना गवर्नेंस का, लेकिन बदर साहब 18वीं तरमीम के बाद सूबों को NFC अवार्ड जैसे मिल भी रहा है, उसके बाद भी सहूलियात तो आवाम को नहीं मिल रही। हम आज तक इस सिस्टम को बेहतर नहीं कर सके। देखिए, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है। ये जो चीजों की बेहतरी ना करना, ये फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वहां पे इम्पेडिमेंट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नेंस के क्या चैलेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी के क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर बहुत सारे सवालात जन्म देते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इसके ऊपर ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर होता है, तो हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को इसका जवाब देना है। इस चीज को तो आप और मैं कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब NFC के हिसाब से पैसे उसको चले जाते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल उसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसके पास है, तो नीचे डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे, इवन यूनियन काउंसिल लेवल पे, तो फिर लोकल बॉडीज का मजबूत होना और उनको एम्पावर करना, उनको जो है फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना, ये फिर सूबाई हुकूमत को चाहिए इसका मैकेनिज्म तैयार कर ले और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के बातचीत कर लें, तो ये एक इसका मसले का हल निकल जाएगा। अहमद बिलाल साहब, क्या आपको ये भी लगता है कि ऐसा किया जाता है तो उससे कोई किसी किस्म की जो सियासी तकसीम है वो भी पैदा हो जाएगी? देखिए, सियासी तकसीम तो चीज़ों के ऊपर होती है ना। अगर आप कोई नई तजवीज़ लेके आते हैं तो सारे लोग अचानक उसके ऊपर मुत्तफिक तो नहीं हो जाते। डिस्कशन होती है, सियासी तकसीम होती है, फिर इत्तफाक राय भी हो जाता है। वो भी हर एक मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी के दरमियान कंसेंसस हो जाता है। तो जमहूरी माशरों के अंदर ये इख्तलाफ राय कोई ऐसी गैर मामूली बात तो नहीं है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन दी जाए। दुरानी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया है। मैं भी इसको कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब वो 18वीं तरमीम हुई थी तो आर्टिकल 140A जो था वो बस एक छोटा सा 4-5 लाइनों का एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था और वो उसके अंदर कोई तफसीलात नहीं थी। उसमें सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार था कि सूबे अब मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाएंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन का एहतमाम किया जाएगा। कुछ नहीं बताया कि कैसे होगा। मेरे ख्याल में अब उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए से ये बताना चाहिए कि मकामी हुकूमतों की क्या इख्तियारात होंगे, कितने वसाइल उनको तकसीम किए जाएंगे। और बिल्कुल ठीक कहा दुरानी साहब ने कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट से सूबों के अंदर जिस फार्मूले के तहत 57.5% ऑफ द टोटल डिविजिबल पूल अब मुंतकिल हुआ है, वही फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आना चाहिए कि मकामी हुकूमतों को इस तरह से जाएगा। तो दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपने सूबे बनाने भी हैं तो उसका सही तरीका वो है कि अच्छी चीज के जहां से भी हो ले लेनी चाहिए। इंडिया ने जब सूबे बनाए थे और तादाद बढ़ाई थी तो उन्होंने सबसे पहले एक कमीशन बनाया था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, और उन्होंने फिर 2 साल काम किया था और वो काम की तैयारी करके ग्राउंड वर्क, फिर वो पार्लियामेंट में आई थी बात। तो पार्लियामेंट में तैयारी जरूरी है, ऐसी हवाई बातों से कुछ नहीं हो जाएगा। और अगर सूबे बन भी जाते हैं बिलाल साहब और उस पर काम नहीं, पार्लियामेंट में लाइए और उस पर काम नहीं होगा, सूबे बन गए लेकिन उस पर उस तरीके से काम नहीं होगा तो फायदा क्या? इस तरह बोझ आएगा। दुरानी साहब, यही मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ कि क्या वफाक नए सूबों के बोझ को बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि जाहिर है इसमें आपके असेंबलियाँ बनेंगी, सेक्रेटेरिएट बनेंगे, नए सूबे हैं तो नए चैलेंजेस भी तो होंगे। देखें, जहाँ तक सवाल है नए सूबे का और उसके जो इंतज़ामी बोझ है, इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर इतने बड़े सूबे के अंदर जितने सेक्रेटरीज़ हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं और बाज़ महकमे ऐसे हैं जिनके 5-5 सेक्रेटरी हैं। असल में हमने आवाम की जो ज़रूरियात थी उसके बजाय हमने अपने इंतज़ामी मसल को मजबूत करने के लिए हमने मौजूदा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को रख के, मतलब पंजाब के अंदर इस वक्त 5 एजुकेशन के सेक्रेटरीज़ हैं और बाज़ ऐसे भी हैं जिनके हर ज़िले के अंदर उनका सेटअप भी नहीं है लेकिन गाड़ियाँ भागते फिर रही हैं। लेकिन ये एक पूरी डिस्कशन है अखराजात के ऊपर और उसका मैं ब्रेकअप दे सकता हूँ कि पर कैपिटा एक्सपेंस जो होता है वो एक अलग साइंस है जिससे गवर्नेंस इंप्रूव करती है। यहाँ पे
मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि अगर आपने बल्दियाती इदारे बनाने हैं, पहली बात अहमद साहब ने जो कही है कि भाई मरकजी उसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मैं कतई कलामी की बात है, यहाँ पर हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस मौजू पर आपकी बात हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक। साथ रहिए। वेलकम बैक। दुरानी साहब, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए और साथ में ये भी बताइए कि क्या वाकई फिर ये कोई इंतजामी ज़रूरत है या सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी हिकमत अमली है जो हमें दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए, पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी के लिए ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो बल्दियाती इदारों की है। बल्दियाती इदारे जो कि मरकज़ी कानून के तहत हों, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मुद्दत उतनी होनी चाहिए जितनी सूबाई और कौमी असम्बली की है। नंबर 3, उनके इंतखाबात जो है वो सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात बैक वक्त होने चाहिए ताकि बनने वाली हुकूमतें बल्दियाती इदारों को अपना धुर ना बना सकें, अपना गुलाम ना बना सकें। एक बात। दूसरी बात यह है कि NFC अवार्ड की तकसीम जो है उसको उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत वो मरकज़ से सूबों को जाता है, तमाम इज़ला और तमाम बल्दियाती इदारों पे तकसीम होना चाहिए, क्योंकि ये सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है, यानी कि वहाँ के अवाम की सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है, वहाँ के हुक्मरानों की सूबाई खुद मुख्तारी का मसला नहीं है। तीसरी बात जहाँ तक ताल्लुक़ है नए सूबों का, देखें बास तारीख़ी हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके तहत इस मुल्क के अंदर नए सूबों के बनने का अमल तय हो चुका है। देखें, बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा और हज़ारा सूबा, उन्होंने तमाम प्री रेक्विजिट्स जो हैं आईनी और कानूनी वो पूरी की हुई हैं। मरकज़ी असम्बली आए और इनकार कर दे कि हम नहीं बनाते, हम देखेंगे। लेकिन फिर वसाइल के असर नौ तकसीम से मसाइल पैदा नहीं होंगे। बदर साहब, ये आप बताइए मुझे। नहीं, इसमें एक बात मैं कह दूं जी कि वसाइल की तकसीम का फार्मूला NFC अवार्ड में तय हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नया चैप्टर खुल जाएगा। बदर भी इस पे बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। और ये वो बात है जो कि अवाम के इश्यूज़ हैं, ये अवाम के वसाइल हैं। और एक बात में आप, पूरी दुनिया कह रही है कि आपकी जो इकॉनमी है वो बेहतर नहीं हो रही। वो इसलिए बेहतर नहीं हो रही कि आप अवाम के पैसे अवाम पे नहीं लगा रहे, वो हुक्मरान अपने ऊपर। अच्छा, फिर बदर साहब, जब ये बात हो रही है कि जो अवाम के पैसे अवाम पर नहीं लग रहे, तो आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस वक्त जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो तो जूं के तू रहेंगे, और अगर ऐसा कर लिया जाता है तो इन मसाइल को हल किया जा सकता है? जैसे कि हम अवाम की अगर बात करें, हमने शुरू में चलाया भी, वो तालीम की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं कि इसमें बेहतर निज़ाम होगा। एक सूबे में एक शहर अगर 3 से 4 घंटे की दूरी पर है, वहाँ से वो अपने मसाइल के हल के लिए दारुल हुकूमत में आता है किसी सूबे की, तो ये मसाइल भी ज़रा कम होंगे, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, करप्शन में भी कमी आ सकती है। करप्शन का जो इंडेक्स है वो भी IMF की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इस वक्त सामने। देखिए, ये आपने बहुत सारी बातें इकट्ठी कर दी। इसमें अगर पहली चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों को मसाइल का हल चाहिए, तो आपकी पुलिस और जो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के जेन्युइन फैसले करने शुरू कर दे, तो कोर्टों के ऊपर बोझ खत्म हो जाएगा, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इस चीज को आपने इंश्योर करना है तो रूल्स ऑफ बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा असेंबली से। जब आप रूल्स बिजनेस चेंज कर लेंगे, ये तो बहुत जो ताकतवर हैं ब्यूरोक्रेटिक हल्के और ब्यूरोक्रेट जिन्होंने जो है कार्टल्स और माफिया की सूरत में काम कर रहे हैं, उनके अंदर तब्दीली आ जाएगी। उनको पता होगा हमारे ऊपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस आ गया है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है और सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और जहां तक ये जो वसाइल की बात है कि जब आपने नए सूबे बनाने, नई चीजें करनी है, तो आप क्या चाहे NFC के तहत तय हो गया हो, जब आपकी 3 सूबों के अंदर 50-50 के 150 के हिसाब से मिनिस्टर आ जाएंगे, 150 के हिसाब से सेक्रेटरी आ जाएंगे और 150 के हिसाब से उनके एडिशनल सेक्रेटरीज, बाकी तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। आपको इसी इंतजामी सिस्टम को ठीक करना है। आप यहाँ पे लोगों के ऊपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस लगाएं कि वो कितने कितने दिन फाइलों को साइन नहीं करते या गवर्नमेंट के कामों को करते हैं। और जहां तक बात रह गई अवाम को आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे, वो टैक्स की कलेक्शन ना होने की, पाकिस्तान के अंदर लास्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो डायरेक्ट टैक्सेस। अहमद बिलाल साहब, फिर ये वसाइल की जो बेहतर तकसीम है, मैं चाहूंगा आप इस पर कमेंट कीजिए, फिर ये कैसे मुमकिन हो सकेगी, इस पर मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ। जी अहमद बिलाल साहब। जी बहुत आसान है। दुरानी साहब ने जो फार्मूला पेश किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है।
कि आप या तो बराह रास्त नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो मकामी हुकूमतों का शेयर है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दें मकामी हुकूमतों को, सूबों के रास्ते से जाए ही ना। और अगर आपने सूबों के ज़रिए से भी भेजना है तो उसकी जो परसेंटेजेस हैं वो तय कर दें कि किस तरह से मकामी हुकूमतों को जाएगा, तो वसाइल की तकसीम तो ये हो जाएगी। इसका बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखना पड़ेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा होगा तो फिर सूबे अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे कि अपनी मर्जी से जब चाहें चलता कर दें। जिस तरह मरकज़ सूबों को, उनकी हुकूमतों को बर्खास्त नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, बिल्कुल इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लोकल गवर्नमेंट को होनी चाहिए कि सूबे मकामी हुकूमतों को बर्खास्त न कर सकें इस वक्त। और फिर बर्खास्त करने के बाद 10-10 साल इलेक्शन नहीं होते। पंजाब में 10 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए, लास्ट इलेक्शन 2015 में हुए थे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसकी वजह से लोगों को अब ट्रैवल करके आना किसी जगह, इसकी अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के बलबूते पे आपको घर के अंदर ही सब सहूलतें मिलनी चाहिए। वो एक फोन अपना इस्तेमाल करता है, उसके जरिए से उसको सारी सहूलतें मिले, हमें फोकस उसकी तरफ करना चाहिए। यानी हम इसको बेहतर प्लानिंग से भी हल कर सकते हैं। दुरानी साहब, आपका कमेंट लेंगे। बास हल्के ये कहते हैं कि अगर तो सूबे नए बन जाते हैं, तहजीबी तनाज़ात इससे जन्म ले सकते हैं। इसका हल ये है कि आपकी प्लानिंग बेहतर हो, आपका जो सर्विसेज कैपेसिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हो जाएं तो आपको लगता है कि जो अवाम के मसाइल हल ना होने वाला एक इशू है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि हल होता हुआ में नजर आएगा। देखें, बुनियादी तौर पे अवाम के मसाइल हल ना होने की वजूहात बड़ी ज़ाहिर है। एक तो ये है कि हम आइन को इस काबिल नहीं समझते कि उसके ऊपर अमल करें, हम आवाम को इस काबिल नहीं समझते कि उसके वोट के मुताबिक हुकूमतें बनाएं, हम इस मुल्क के वसाइल को इस काबिल नहीं समझते कि वो आवाम तक जाएं। हमने इस मुल्क के अंदर एक कैप्चर एलीट जो है, एलीट कैप्चर जो है, उसको इस तरीके से इंटैक्ट किया हुआ है कि आखिरी जब भी डिस्कशन कोई करो तो मुझे तो यही नज़र आता है कि हर चीज़ यही कह रही जी स्टेटस को रहने दो, किसी चीज़ को ना छेड़ो। मैं ये कहता हूँ कि हमें अब आइन के तहत हुए अवामी इक़दामात को हमें वैल्यू करना चाहिए। अगर किसी खित्ते के और किसी सूबे के अवाम ने कोई फ़ैसला किया है तो 18वीं तरमीम के तहत उस पर अमल करना चाहिए। आप पंजाब में 2 नए सूबे बनाएं, बहावलपुर और जनूबी पंजाब, हज़ारा में 1 सूबा बनाएं, फिर देखें वहाँ पे क्या फ़र्क आता है आइन के तहत। दुरानी साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये कैसे फिर चीज़, जैसे कि हम ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो NSC अवार्ड है उसको बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ फिर ये प्लानिंग कैसे होगी, जो सूबों में वसाइल और जो रेवेन्यू है वो जब तकसीम किया जाएगा वफाक की तरफ से, तो वो किस तरीके से किया जाएगा? फिर एक नया मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, ये मैकेनिज्म जो है, अहमद भाई ने भी ये बताया कि ये मैकेनिज्म हमने NFC अवार्ड में तय किया हुआ है। हम जो परसेंटेज सूबे को और दे रहे हैं वो परसेंटेज हम पॉपुलेशन, एरिया, पावर्टी और इनकम जनरेशन की बुनियाद के ऊपर ये 57% जो अमाउंट है ये सूबों को मिलती है। और आप हैरान होंगे कि जब ये तरमीम पास हो रही थी, मैं वाहिद बंदा था जिसने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। वजह ये थी कि ये प्रोविज़ो लगाने के लिए उस वक़्त की असम्बली तैयार नहीं थी कि इसी फार्मूले के तहत ये सूबों के अंदर तकसीम किया जाए। आज खरबों आवाम के रुपए जो हैं उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। साहब, ये खरबों रुपए का कुछ पता नहीं है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, पर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हमें यही बात समझ आ रही है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या ये मुमकिन हो सकेगा आने वाले वक्त में कि सूबे बन सकेंगे, या आपके ख्याल में ना इसकी ज़रूरत है और ना ये पॉसिबल है? जी, गुजारिश ये है कि मैं एक थोड़ा सा फूड फॉर थॉट छोड़ना चाहता हूँ कि गवर्नेंस का सूबों के साइज से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सूबा जो है वह पंजाब है, तो 56% पॉपुलेशन है, बाकी सूबे मिल के भी उसके बराबर नहीं हैं। लेकिन अगर हमने कुछ अर्सा पहले एक तहकीक की थी कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की असेसमेंट की जाए, तो स्पीकिंग पंजाब बावजूद इसके कि बड़ा सूबा है, इसकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस दूसरे सूबों से बेहतर थी। वो जो सबसे छोटा सूबा था बलूचिस्तान, तमाम तर एहतराम के बावजूद उसकी गवर्नेंस सबसे ख़राब थी।
मेरी राय में तो अगर लोकल गवर्नमेंट को आप एम्पावर कर दें, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट कर दें, तो फिर नए सूबों की तख्लीक जो है उसका काम फिर एक कमीशन के सपुर्द कर दें। फौरी तौर पे इसके ऊपर तहकीक किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, 2012 में फैसला हो गया था, लेकिन असेंबलियां नई आ गई हैं, अब उनको दोबारा से एक रेजोल्यूशन पास करनी होगी। क्या वो कर पाएंगी? मेरे ख्याल में मुश्किल है। मैं भावलपुर का हूँ, मेरा दिल भी चाहता है वो सूबा बने, लेकिन मुझे लगता है कि इन हालात में वो मुमकिन नहीं होगा। इन हालात में मुमकिन नहीं होगा। और यही बात है कि नए सूबे वसाइल की जो मुनसिफाना तकसीम है और जो बेहतर इंतजामी कारकर्दगी है, क्या वो इससे मुमकिन हो सकेगी महक या नहीं? अच्छा जी, हमारा जो है प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने तमाम पैनल का मैं दुरानी साहब आपका बेहद शुक्रिया, जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बेहद शुक्रिया, और अहमद बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, बेहद आपका शुक्रिया। सूबे बने या ना बने, लेकिन हमारी मौजूदा गवर्नमेंट या जो आगे आएगी गवर्नमेंट या जो पिछली गवर्नमेंट थी, उनके काम यही होने चाहिए कि अवाम के जो मसाइल हैं वो बर वक्त हल हों। जब अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो वो एक नई चीज़ का मुतालबा करेंगे, और जो नई चीज़ हो वो प्लानिंग के साथ आए ताकि कोई सवाल उस पर उठा ना सके। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।